इस कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ अब अपोजिशन कमर बस्ता हो चुकी है। इस वक्त ये यतीम बच्चों और बच्चियों की जो हालत ज़ार है उस हवाले से अभी हमने बातें की। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है, बेरोज़गारी अरूज पर है और इस वक्त आम आदमी को अपना जिस्म बरकरार रखना मुश्किल हो चुका है। आए रोज़ महंगाई के बम आवाम पर गिराए जा रहे हैं और जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं, मैंने आज सुना सही या गलत टेलीविज़न पर कि 80 अफराद का वो एक डेलीगेशन लेके वो सऊदी अरेबिया तशरीफ़ ले गए हैं। उन्होंने किस किस मौके के ऊपर यू टर्न नहीं मारा। कहा करते थे कि अगर महंगाई हो जाए तो समझ लीजिएगा कि वो वज़ीर आज़म और हुकूमत करप्ट है। अगर डॉलर के मुकाबले में 1 रुपया अगर वो अपना सस्ता हो जाए तो समझ लीजिए वो हुकूमत वो अपना करप्ट और वज़ीर आज़म करप्ट है। अगर बिजली के बिल और तेल अपना मट्टी का वो महंगा हो जाए तो समझ लीजिए कि वो वज़ीर आज़म और हुकूमत करप्ट है। मैंने उस दिन स्पीकर साहब को मुखातिब होकर कहा कि मुझे तो ज़ेब नहीं देता कि मैं वो अल्फाज यहाँ पर कह सकूँ। आप बता दीजिएगा कि आज महंगाई अरूज पर है, आज बेरोज़गारी अरूज पर है। 74 साल में देखती आंख ने इतना दिलखराश मंजर नहीं देखा था कि लोग अब फाकों पर मजबूर हो चुके हैं, फाका कशी पर मजबूर हो चुके हैं। आप टेलीविज़न पर रोज़ देखते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं ये इस सवाल का जवाब यही दूंगा कि हम इंशाअल्लाह इस हुकूमत को आवाम बर्दाश्त करेंगे, मज़ीद न कोई और बर्दाश्त करेगा। हमारा काफ़िला निकल चुका है। इस हुकूमत को मुकम्मल तौर पर आवाम के सामने एक्सपोज करके दम देंगे। ये बताइए मियां साहब, डेंगू की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। डेंगू के पेशेंट जो है ना बढ़ रहे हैं। हुकूमत में हमें फेलियर नजर आते हैं, हालांकि आपने अपने जो दौर के SOPs थे वो भी दिए। डेंगू के हवाले से मैं किसी पीछे हो जाए थे, मैं खुद नुमाई की बात नहीं करना चाहता। जो हकीर खदमात नवाज शरीफ की सरबराही में हमने पंजाब में डेंगू के ज़माने में अदा की थी वो आपके सामने 2010-11 में इसका पहला हमला हुआ बड़ा शदीद। और जब श्रीलंका के डॉक्टर्स आए तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ये तारीख़ का लाहौर शहर में ख़ुसूसी तौर पर और पंजाब में आम तौर पर तारीख़ का सबसे मोहलक और शदीद डेंगू का हमला है दुनिया में। वो डॉक्टर फर्नांडिस थे, बड़े उनके एक्सपर्ट थे श्रीलंका के। तो उस रात मुझे नींद नहीं आई। उन्होंने मुझे अलहदी में कहा कि खुदा न खास्ता इसके नतीजे में 25,000 अमवात हो सकती हैं। तो उस रात मुझे नींद नहीं आई। मेरा सोचा कि मैं छोड़ जाऊं। मैंने कहा नहीं, अल्लाह फजर की नमाज अदा की, अल्लाह से दुआ की और उससे गिड़गड़ा के दुआ की कि या अल्लाह हिम्मत दे हमें। अल्लाह ने फिर हमें हिम्मत दी। फिर आपने देखा कि हम करिया गए, हर जगह पहुँचे, हमने स्प्रे भी किए, हमने स्कूलों में हमने वहाँ पर लेक्चर्स भी दिए, हमने पानी जो खड़ा होता था उसका अखराज भी किया, हमने मच्छर कहीं पैदा नहीं होने दिया। और फिर एपिडेमियोलॉजिस्ट थे जो एक्सपर्ट्स थे उनको हमने हर जगह भिजवाया, डॉक्टर्स को ट्रेन करवाया। हमने 100 डॉक्टर्स, नर्सेज और एक्सपर्ट्स को बाहर भिजवाया। वहाँ पर इधर श्रीलंका नहीं ना दूसरे मुल्क में भिजवाया। वहाँ पर हमने उनको ट्रेनिंग दिलवाई हमने और उनको अपना करोड़ों रुपए का खर्च आया। फिर वापस आए 90 रुपए जो अपना टेस्ट था इसका डेंगू का, 90 रुपये उसको पाबंद किया। और जो चाहे वो फलां लेबॉर्ट्री थी, चाहे वो किसी खान की लेबॉर्ट्री थी या किसी और की लेबॉर्ट्री थी, हमने कोई तमीज़ नहीं की। 90 रुपये से कोई ज़्यादा चार्ज करता था उनको हम थाने में भिजवाते थे। और सड़कों के ऊपर हमने उनकी लैब्स की बाकायदा सेटेलाइट लैब्स लगवाई। हस्पतालों में हमने फ्री इलाज हमने डेंगू का किया। और मैं जब हस्पताल में जाता था तो एक सैलाब होता था, यकीन करें, और आवाम का एक अपना, और मुझे खुद खौफ आता था कि ये बेचारे हज़ारों लोग जो हैं ये बेचारे परेशानी के हाल में हैं। किसी की वालदा, किसी के वालिद, किसी की बहन को बुखार है, बीमार हैं। तो वो मुझे देख कर तो क्या, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उनको ये इत्मीनान था कि हुकूमत दिन रात उनकी खिदमत में। सुबह 6 बजे सुबह हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना इकट्ठे होते थे, पूरी हुकूमत,
اور یکجاں دو کال بالکل ایک مٹھی میں سیاستدان بیٹھے ہیں, ایکسپرٹس بیٹھے ہیں, چیف سیکرٹری بیٹھے ہیں, آئی جی بیٹھے ہیں, سیکرٹریز بیٹھے ہیں, اور محکمے کے جو ایکسپرٹس وہ بیٹھے ہیں, ڈاکٹرز بیٹھے ہیں, نرسز. وہ ایک عجیب وہ منظر تھا اور وہ ایک کیمپین بن گئی. تو بینکاک ہم نے بھجوایا تھا ان کو, 100 بندوں کو بینکاک بھجوایا تھا اور وہاں پر ان کو جا کے ان کی ٹریننگ کروائی. اور اس کے بعد ہم نے ایک کتابچہ بنایا باقاعدہ, اور پھر ڈینگی بریگیڈس ہم نے, اور موسم کے بہت پہلے جنوری فروری میں بلکہ دسمبر میں خواجہ عمران نذیر اور خواجہ سلمان رفیق دونوں منسٹرز اور سارے ہم میٹنگ لیتے تھے, اور پھر جنوری اپنا دسمبر میں ہم سٹارٹ کر دیتے تھے, ریویوز کرتے تھے کہ بھئی کیا کیا کرنا ہے, سپریز کا باقاعدہ انتظام کراتے تھے, مشینوں کو ٹھیک کراتے تھے تاکہ کوئی خراب نہ ہو. تو ایک درد تھا, ایک چیلنج تھا. شہباز صاحب یہ بتائیے گا کہ شہباز صاحب تو یہاں پر ابھی بھی ارکان اسمبلی کی اکثریت آپ کی ان کو ہی ہدایات جاری کر دیں کہ لوگوں کو بالکل دیکھیں, بالکل, لیکن جو اختیارات ان کے پاس تو نہیں ہیں. حکومت کے پاس ایک پروٹوکول پڑا جو ہم نے بنایا ہوا تھا, کتاب, مکمل کتاب A to Z, ان میں ہر چیز لکھی ہے. اور اگر ارکان اسمبلی جو آپ کہتے ہیں لاہور میں, ہمیں اگر وہ اختیار اگر ہوتا تو میں دیکھتا کہ آج اس طرح کے حالات ہوتے. نہیں بھائی, سوال پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجال تھی کہ کوئی سستی یا تصال سے کام لیتا, ممکن نہیں تھا. فیصل آباد میں اگر بڑا جلسہ کیا, اپنے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا, لیکن فیصل آباد کے اسٹیج کے اوپر پاک فوج کا جو حساس ادارہ ہے اس کے سربراہ کو ہٹانے کے لیے نعرے بھی لگاتے رہے. کیا یہ مسلم لیگ نواز کی بھی پالیسی ہے حساس ادارے کو, سربراہ کو ہٹانے کے لیے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خطہ جو ہے ہمارا ایک مرتبہ پھر بدقسمتی سے ایک نئی سرد جنگ کے بادل جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں. افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے, برادر ملک ہے. پوری قوم کی دعا ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو, خوشحالی قائم ہو. جو حکومت آئی ہے وہ اقدامات کرے, اور خوشحالی اگر وہاں ہوگی, امن قائم ہوگا, تو اس کا سارا فائدہ پاکستان کو, پورے خطے کو ہوگا. تو یہ ایک بات طے ہے کہ اس مرتبہ مسلم لیگ نون سمیت میں سمجھتا ہوں پوری قوم جو ہے وہ پاکستان کو کسی بین الاقوامی سازش کا اب حصہ نہیں بننے دے گی, اور پوری قوم یکسو ہے کہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے دفاع کے اوپر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے. یہ ہمارا جو انٹرنیشنل پرسپیکٹو ہے. اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو فیصل آباد میں جس کی آپ نے بات کی ہے, وہ جو نعروں کی بات کی آپ نے, وہ نعرے جس نے لگائے اس کا ہماری پارٹی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ وہ ہماری پارٹی کا کارکن ہے, نہ وہ ہماری پارٹی کا عہدیدار ہے. یہ میں بلا خوف تردید یہ آج بات کہنا چاہتا ہوں, اور یہ اس بات کو میرے خیال میں اب دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں کہ نہ وہ ہماری پارٹی کا وہ شخص کارکن ہے, نہ وہ عہدیدار ہے. اب یہ بات جو آپ نے جو کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے دفاع کے لیے, اس کی سلامتی کے لیے, اس کے امن کے لیے ایک مضبوط فوج, ایک پروفیشنل فوج, پیشہ ورانہ فوج ایک لازم و ملزوم ہے, جزو لا ینفک ہے کہ ایک کسی بھی ملک کے اندر, پاکستان کے اندر, پاکستان کی دفاع اور اس کے امن سلامتی کے لیے ہماری ایک مضبوط فوج, ایک پروفیشنل فوج ایک بنیادی بات ہے. اور لہٰذا ادارے کے اندر پوسٹنگ ٹرانسفرز ہونا یہ اس کو ادارے کی روٹین کا کام ہے. اس میں ہمیں کسی کو انٹرفیئر کرنے کی نہ کوئی ضرورت ہے, نہ ہونی چاہیے, نہ کبھی ہوئی. البتہ میں بات ان کے مکمل, البتہ یہ ضرور ہے کہ اس تناظر میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان کے جو اداروں کے سربراہ جو ہیں, جو بھی ادارے ہیں افواج پاکستان کے سربراہوں کے خلاف عوامی جلسوں میں نعرے لگانا نہ صرف قومی مفاد کے خلاف ہے, بلکہ اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ آئندہ جو الیکشن ہوں گے اس میں اگلا وزیر اعظم میاں شہباز شریف ہوگا یا مریم نواز ہوگی؟ دیکھیے, یہ آپ کو کبھی بھی ایسا موقع نہیں ملے گا جس سے کہ آپ اس بات سے محظوظ ہوں یا
दिल पुशारी हो सके आपका, ये आपको मौका अच्छा, देता है। मियां साहब आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। मियां साहब आज इंडिया और पाकिस्तान के अंदर दोस्त साहब के भाई परवेज मलिक साहब का आप कायदे असेंबली के अंदर, लेकिन हुकूमत तमाम मामलात को ऑर्डिनेंस के जरिए चला रही है, तो आप समझते हैं फिर पार्लियामेंट का जो है वो क्या मकसद है? पार्लियामेंट ही है जो कि आइन की हुक्मरानी की ज़मानत होती है। पार्लियामेंट है जहाँ पर तमाम मौजू ज़ेर बहस लाए जाते हैं। पार्लियामेंट है जहाँ पर खारजी और दाखिली मामलात डिस्कस किए जाते हैं। पार्लियामेंट है जहाँ पर महंगाई बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ गुफ्तगू होती है। पार्लियामेंट है जहाँ पर कानून साजी होती है। 3.25 साल हो गए इस हुकूमत ने पार्लियामेंट को लॉक कह लें या लॉकडाउन कह लें, अनोखी लॉक, इन्होंने उसको लॉक कर रखा है पार्लियामेंट को, और हर चीज़ अपना सदारती ऑर्डिनेंस से चलाई जा रही है। ये मैं समझता हूँ कि शूमी किस्मत है इस कौम की कि एक ऐसा सिलेक्टेड वज़ीर आज़म आया जिसने जमहूरियत से लेकर अपना प्रेस की फ्रीडम और आज़ादी जो है आवाम की, उसके हवाले से हर चीज़ के ऊपर कदगन लगा दी और उसके ऊपर तारे लगा दिए और मुल्क की मईशत को निढाल कर दिया, पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद कर दिया। आज देखिए डॉलर जो है 175 रुपए की अपना उड़ान पे है और अभी तक उसके जो है परों को क्लिप नहीं किया जा सका। अगर खुदा न खास्ता यही हालत रही और ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जो है उसने अगर इसी तरह तबाही मचा रखी, तो फिर हम सब इकट्ठे हो जाएं तो फिर खुदा न खास्ता इस तबाही से हम पाकिस्तान को नहीं बचा सकेंगे। मियां साहब आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। मियां साहब इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है और क्या तवक्को है? इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी हेल्दी ग्राउंड है। दोनों ममालिक जो हैं वो आमने सामने हैं और अपने जौहर दिखाएंगे और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि इमरान अहमद नियाज़ी की तमाम तर यू टर्न्स के बावजूद भी क्रिकेट बोर्ड में और दूसरे जो हरकत उन्होंने की हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आज अल्लाह ताला जीत पाकिस्तान को देगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देगा। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।